अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। अब क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है क्या? ये परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ, अब अगर ये एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। अगर ये एक्टिव हो तो उसमें पस और इन्फ्लेमेशन दोनों आ रही होंगी। और हील्ड क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया क्या है कि परमानेंट एबनॉर्मेलिटी ऑफ पार्स टेंसर। सेफ प्लस अनसेफ आर नॉट करेक्ट टर्म, क्योंकि इसमें देखें कॉम्प्लिकेशंस दोनों में हो सकती हैं, इसलिए अब ये वाली टर्म्स हम यूज नहीं करते। इसकी पैथोलॉजी क्या है? एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन इसके प्रीकर्सर्स होते हैं। इन ये दोनों जब हो रहे होते हैं बार बार, तो तब अक्सर ये सीएसएम में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव सीएसएम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ मिडल ईयर प्लस मेस्टॉइड दोनों की विद रिकरेंट डिस्चार्ज, जो कि 2 हफ्तों से ज्यादा हो रहा हो, तब हम कहते हैं कि ये एक्टिव सीएसएम है। और थ्रू द क्रॉनिक परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जाहिर है जब वो क्रॉनिक परफोरेशन हुई भी होगी तो तभी वो सीएसएम होगा, लेकिन अगर डिस्चार्ज ऐड हो जाए तो वो एक्टिव हो जाता है। अब क्लासिफिकेशन इसकी क्या क्या है? इसमें हील्ड क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया आता है, जिसको हम टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे हील्ड परफोरेशन भी कहते हैं। इसमें इनएक्टिव क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया आता है, इसमें परफोरेशन हम सिर्फ कह देते हैं कई दफा इसको। फिर इनएक्टिव स्क्विमल क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया आता है, इसको हम रिट्रैक्शन पॉकेट कहते हैं। और फाइनली फिर एक्टिव स्क्विमस क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया आता है, जिसका एक और नाम हम कोलेस्ट्रोमा के तौर पे भी यूटिलाइज कर लेते हैं। अब इसमें पैथोलॉजी क्या है? इनएक्टिव जो म्यूकोजल क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है, उसको हम ड्राई परफोरेशन बेसिकली कह रहे होते हैं, कि वहां पे ड्राई परफोरेशन हुई हुई होती है। एक्टिव म्यूकोजल में परफोरेशन भी हुई हुई होती है और साथ ओटोरिया भी हुआ होता है। और इनएक्टिव स्क्विमस एपिथेलियल क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में रिट्रैक्शन, एटलेक्टेसिस और एपिडर्माइजेशन भी हुई हुई होती है। अब जो एक्टिव स्क्विमस एपिथेलियल क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, इसको हम एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोमा भी कहते हैं। और फाइनली हील्ड क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया आ जाता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं? देखिए, आपका लेब्रेंथाइन फिस्टुला बन सकता है। इट इज मोस्ट कॉमन जो आपका लेब्रेंथाइन फिस्टुला बनने की साइट है वो लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल। फिर आपके लेब्रेंथाइटिस हो सकता है, आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकती है, ये ऑटोजेनिक भी हो सकता है। इन क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन हेयरिंग लॉस हो सकता है। एटियोलॉजी क्या होती है कि आपको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, जेनेटिक्स और रेस पे भी इस पे इफेक्ट होता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर्स भी कहते हैं कि ये होता है। इन्वायरमेंटल इसकी एसोसिएशन है, पूरे लोगों में ज्यादा होता है। ऑटोइम्यून डिजीज भी कह रहे, कुछ लोग शुरू में से कहते थे कि इसी वजह से होता है, उसकी भी एसोसिएशन इसमें देखी गई है। इम्यून डेफिशिएंसी से हो सकता है। और फाइनली इसमें यूस्ट्रिशियन ट्यूब डिसफंक्शन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मैलिटीज भी क्रॉनिक सीएसएम की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। अब फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो है इन्फेक्शन, बायोफिल्म और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब इसमें डायग्नोसिस आप किस तरह करते हैं? इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस का वो ईयूएम है। फिर आप ऑटोस्कोपी करते हैं, हिस्ट्री देखते हैं और ऑडियोलॉजी पे आप चेक कर लेते हैं। इसमें अक्सर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस सबको मिलेगा। अब मैनेजमेंट क्या होगी? ऑरल टॉयलेट करेंगे आप, ताकि आप देख सकें उसको, पेशेंट को। फिर आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स पे स्टार्ट करेंगे पेशेंट को। फाइनली फिर आप सर्जरी की तरफ आएंगे, मेरिंगोप्लास्टी करेंगे अगर एक्टिव डिजीज हो तो। फिर कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी का रोल अभी भी डिबेटेड है। और मैनेजमेंट ऑफ नेजल डिजीज करेंगे, क्योंकि ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। अगर स्टेशन ट्यूब ब्लॉकेज दोबारा हो चला जाएगा उसको, आप वेंटिलेशन ट्यूब भी रिट्रैक्शन पॉकेट के लिए डाल सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ मेस्टोइडेक्टमीज होती हैं और हेयरिंग एड्स होते हैं। ये भी इसका स्कोप में नहीं है चैप्टर में, लेकिन ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट में, क्योंकि आपको अक्सर मेस्टोइडेक्टमीज भी करनी पड़ती हैं सीएसओएम के पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए, और हेयरिंग एड का भी आपको सहारा लेना पड़ सकता है। कॉम्प्लिकेशंस सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाइज, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसकी पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस है 75% ऑफ द केसेस में। और फिर देयर इज अ रिलेटिव एंड इंसिडेंस भी उन्होंने दिया हुआ है। तो मोस्ट कॉमन सीएसओएम की कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस। ईएसओएम की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या थी? फेशियल पाल्सी। इसके बाद हम चलते हैं मेनिंगोप्लास्टी पे।
मेनिंगोप्लास्टी क्या है? बेसिकली ये सर्जिकल रिपेयर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। इसकी एटियोलॉजी क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परफोरेशन जो होता है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद ट्रॉमा होता है, फिर आइट्रोजेनिक होता है आफ्टर सर्जरी। और मोस्ट कॉमन रीजन जो उनसा है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह कहते हैं कि वो स्लैप होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। फिर ट्रोमेटिक परफोरेशन की जो रीजन है वो स्लैप है। प्रेजेंटेशन क्या होती है? डिस्चार्ज होता है, हेयरिंग लॉस होता है, और इंडिकेशंस फॉर मेनिंगोप्लास्टी है इन्फेक्शन, हेयरिंग लॉस, डिक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बंदा बेदिंग स्विमिंग वगैरह करते हुए उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कई दफा वो कर ही नहीं सकता। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? कोलेस्टिटोमा हो, सिंगल ईयर हो, बायलैटरल परफोरेशन हो तो आप सिर्फ एक ईयर को पहले करेंगे, और यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रीटमेंट है टाइमिंग और एज, आप किस टाइम पे करें, एज क्या है पेशेंट की, ये बहुत फर्क पड़ता है। एडिनोइडेक्टमी अगर आप करें, अगर उसके एडिनोइड्स हैं तो उसकी रिकरेंस के चांसेस कम होंगे, मेनिंगोप्लास्टी की सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। फिर अदर ईयर एबनॉर्मेलिटीज वो भी इसको इफेक्ट करती है, इसकी सक्सेस रेट को। फिर रीपरफोरेशन रेट्स में इम्पैक्ट होता है, इसमें स्टेरॉइड, और इसके बाद क्या है, सोशल उसके फैक्टर्स भी होते हैं कि पेशेंट स्विमिंग स्विमिंग और इन चीजों में तो नहीं दोबारा पड़ता। इन्वेस्टिगेशन आप किस तरह करते हैं? आप ईयर स्वैब ले लेते हैं पस कल्चर के लिए, ऑडियोमेट्री करा लेते हैं और इमेजिंग करा लेते हैं, और ये बाद में आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। ग्राफ्ट्स में आप ट्रेगस और कॉन्का ग्राफ्ट जो होते हैं, दीज आर मोर रिलायबल, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू वाइज। और टेक्निक्स सब दो तरह की होती हैं, ओवरले होती हैं, अंडरले होती हैं, इनके हम डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन एक में हम लेटरल ग्राफ्ट रखते हैं, एक में हम मीडियल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स फाइब्रस लेयर ग्राफ्ट रखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन याद रख लेंगे, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो है रिट्रैक्शन ऑफ ड्रम। इसके बाद आ जाती है पेटलेस यूस्टेशन ट्यूब। पेटलेस यूस्टेशन ट्यूब क्या है कि इसमें आपकी जो यूस्टेशन ट्यूब है वो मोर वाइड होती है देन नॉर्मल। अब इसमें आपको सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? आपको ऑटोफोनिक के सिम्टम्स आते हैं, आपको अपनी आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है, आपकी ब्रेथ सिंक्रोनस टिनाइटिस होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पैथोग्नोमिक है। ब्रेथ के साथ अगर वो टिनाइटिस आ रहा है तो वो पेटलेस यूस्टेशन ट्यूब, आपको बहुत ज्यादा सस्पिशन उसकी तरफ जाना चाहिए। प्रेशर सेंसेशन होती है इन ईयर, और हेयरिंग लॉस आपको हो रहा होता है, और रैपिड वेट लॉस और प्रेगनेंसी, दीज आर टू मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो आपकी पेटलेस यूस्टेशन ट्यूब कॉज करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगी? स्टिचन, नेजल ड्रॉप्स देंगे, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन देंगे आप ओरली, मेरिंगोटमी करेंगे, ग्रोमेट इंजेक्शन करेंगे, और इसके बाद ये है कि आप इसको यूस्टेशन ट्यूब को आप रिकंस्ट्रक्शन भी आप इसकी कर सकते हैं। फाइनली हम ऑरिकुलर हेमाटोमा को करेंगे, और आप हम इससे हम ईयर के मोटे मोटे टॉपिक्स हो गए। हम अगले सेक्शंस को कवर करके इनको फिर अगर जो छोटे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो बाद में हम कर लेंगे। ऑरिकुलर हेमाटोमा की डेफिनेशन क्या है? इट्स कलेक्शन ऑफ ब्लड इन सब पेरिकॉन्ड्रियल लेयर इन इंट्राकार्टिलेजिनस स्पेस इन ना। इसकी टियोलॉजी क्या है? रेसलिंग, बॉक्सिंग, रग्बी सबसे कॉमन कॉजेज है आजकल की दुनिया में। इट अकर्स ऑन लेटरल इंटीरियर सरफेस ऑफ पिद्दा। इसमें बेसिकली जो पेरिकॉर्डियम लेयर होती है वो टूट जाती है, उसकी शेयरिंग होती है। जब वो शेयरिंग होती है ना उसकी, तो क्रिएट्स अ स्पेस जहां पे फिर ब्लड और ब्लड वेसल्स फिल अप करते हैं, जिसकी वजह से पेरिकॉर्डाइटिस होता है। इसकी मैनेजमेंट क्या है? इवैक्यूएट करें सीमाटोमा को, निकालें अंदर से बाहर, रिमूव करें ग्रेनुलेशन टिश्यू जो बन गया, जो डेड स्पेस बन रही है उसको आप निकाल लें, और फिर आप कंप्रेस और ऑब्लिटरेट करें डेड स्पेस टू प्रिवेंट द रीअकरेंस। So this wraps up our year, and now we'll move on to the other sections, inshallah. Thank you for joining.